Hello friends, welcome in my tutorial channel Biochem. In this video lecture I will discuss about replication in prokaryotic cell as well as in eukaryotic cell. इसके पहले हम लोग डीएनए रेप्लिकेटिंग एंजाइम जो है स्टडी कर चुके हैं, जिसकी लिंक इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। और एंजाइम्स के नाम एटलीस्ट आप लोगों को याद होने चाहिए। अगर एंजाइम्स के नाम याद हैं तो आप लोगों को रेप्लिकेशन की प्रोसेस समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, रेप्लिकेटिंग एंजाइम अगर नहीं याद है तब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप लोग पहले रेप्लिकेटिंग एंजाइम वाला वीडियो लेक्चर देखिए और वहाँ से जितना भी एंजाइम का नाम, उनका फंक्शन दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं और उसके बाद आप रेप्लिकेशन को ईजिली समझ सकते हैं। उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। रेप्लिकेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो 100% हो जाएंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। हम लोग यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को साथ में स्टडी करते हुए चलेंगे। तो हम लोग देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं जैसे ई कोलाई सेल, तो यहाँ पे है कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन ई कोलाई सेल इज नोन एज थीटा रेप्लिकेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है क्या कहते हैं बैक्टीरियल सेल में, तो वहाँ पे क्या होता है कि उसका डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर होता है। हमको पता है ना कि बैक्टीरियल डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टेज आती है ऐसी कि इसमें थीटा लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से फॉर्म हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन इन ईकोलाई थीटा रेप्लिकेशन। ओके, तो याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है कि ईकोलाई थीटा रेप्लिकेशन अकर्स इन या थीटा टाइप रेप्लिकेशन अकर्स इन, तो ऑप्शन में रहेगा आपको ईकोलाई या वर्टिब्रेट में कोई दे देगा नाम या ह्यूमन सेल दे देगा, तो आपको याद रखना है कि ईकोलाई सेल में ऐसा होता है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग ये देखेंगे कि रेप्लिकेशन स्टार्ट कहाँ से। ऐसा है नहीं कि हर जगह से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। रेप्लिकेशन एक पार्टिकुलर रीजन से स्टार्ट होता है। मान लीजिए आपके पास ये डीएनए का फ्रेगमेंट है, तो किसी पार्टिकुलर रीजन से होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब मान लीजिए ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो गई। अब रेप्लिकेशन इसमें इस डायरेक्शन में भी हो सकता है और इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से अगर रेप्लिकेशन दोनों डायरेक्शन में होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बाई डायरेक्शनल। क्या बोलते हैं? बाई डायरेक्शनल। और ये चीज़ आपको किस में देखने को मिलेगी? प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलेगी। इसी तरीके से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से अगर रेप्लिकेशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनी डायरेक्शनल रेप्लिकेशन। ठीक है, मतलब रेप्लिकेशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, या तो इधर होगा या तो इधर होगा। वो डिपेंड करता है किधर एंजाइम एक्टिव है, हेलिकेज जिधर मूव कर रहा है, तो यूनी डायरेक्शनल होता है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के लिए टर्म यूज किया जाता है। अब ये जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वो कुछ सीक्वेंसेस होते हैं यहाँ पे, और प्रोकैरियोटिक सेल में ये अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है? 245 बेस पेयर होता है। ठीक है, और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में कुछ स्पेशल सीक्वेंस होते हैं GATC, ये रिपीट होते हैं कहाँ पे? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में। ठीक है, और यहाँ पे जो एडेनिन आपको मिलेगा वो कैसा होगा? मेथाइलेटेड होगा। अगर मान लीजिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में आपको सीक्वेंस मिल गया GATC और वहाँ पे GATC का रिपीट मिल गया और वहाँ पे GATC, यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकंड में? GATTC। यहाँ पे जो एडेनिन आपको देखने को मिल रहा है वो कैसा होगा? मेथाइलेटेड होगा। अगर दोनों स्ट्रैंड पे एडेनिन मेथाइलेटेड नहीं है तब रेप्लिकेशन आपका स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, आप लोगों को क्या याद रखना है यहाँ पे कि इस जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में GATC में एडेनिन है, वहाँ पे क्या होगा? वो मेथाइलेटेड होगा, और ये दोनों स्ट्रैंड पे मेथाइलेशन होगा तभी जा कर के हमारा रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हेमी मेथाइलेटेड कंडीशन में भी नहीं। हेमी मेथाइलेटेड का मतलब मान लीजिए एक स्ट्रैंड का तो एडेनिन मेथाइलेटेड हो गया, दूसरे का मेथाइलेटेड नहीं है, तब भी नहीं होगा। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं रेप्लिकेशन तभी स्टार्ट होगा जब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे प्रेजेंट एडेनिन जो है वो क्या है? मेथाइलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है कि मिथाइलेटेड एडेनिन होगा अगर दोनों स्ट्रैंड पे, तभी जो है रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अच्छा, अब एक टर्म आता है रेप्लिकॉन का। रेप्लिकॉन होता क्या है? मान लीजिए इस तरीके से आपको डीएनए सीक्वेंस दिया हुआ है और इस डीएनए सीक्वेंस का रेप्लिकेशन होना है, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा? रेप्लिकॉन हो जाएगा। ठीक है, अ यूनिट ऑफ डीएनए
इन विच रेप्लिकेशन स्टार्ट्स एंड टर्मिनेट एट टर्मिनस, मतलब यहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट भी होगा और टर्मिनेट भी होगा, उसको हम लोग बोलेंगे रेप्लिकॉन। तो आपको पता चल गया रेप्लिकॉन क्या होता है कि सीक्वेंस ऑफ डीएनए या यूनिट ऑफ डीएनए इन विच रेप्लिकेशन स्टार्ट एंड टर्मिनेट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन बोलेंगे। मतलब हमारी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहाँ होगी, इस रेप्लिकॉन के अंदर होगी। टर्मिनल रीजन कहाँ होगा, इस रेप्लिकॉन के अंदर होगा। ठीक है, तो ये जो है अगर हम देखें कि यूकैरियोटिक सेल में या प्रोकैरियोटिक सेल में, तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि पूरा एक ही मोनोरेप्लिकॉनिक होता है। ठीक है, मोनोरेप्लिकॉनिक का मतलब सिर्फ एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा और एक ही टर्मिनल रीजन होगा। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, एक से ज़्यादा, मान लीजिए एक मिनट, एक यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये डीएनए है मान लीजिए यूकैरियोटिक सेल का, और यहाँ पे क्या है, यहाँ से यहाँ तक एक यूनिट है और यहाँ से यहाँ तक दूसरी यूनिट है। तो आप देख रहे हैं 2 यूनिट है ना, मतलब 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, यहाँ पे टर्मिनल रीजन होगा, फिर यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, फिर यहाँ पे टर्मिनल रीजन होगा। मतलब यहाँ पे क्या है, एक से ज़्यादा रेप्लिकॉन प्रेजेंट है ना, एक से ज़्यादा यूनिट है डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए। इसीलिए यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, मल्टी रेप्लिकॉनिक होता है और ई कोलाई सेल क्या होती है, मोनोरेप्लिकॉनिक होती है। तो आप लोग यहाँ से क्या क्या याद रखना है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रीजन को क्या बोलते हैं, ओरिसी। ठीक है, और जो है मिथाइलेटेड एडेनिन होगा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे, दोनों स्टैंड पे, तभी रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। यूनिट ऑफ डीएनए जहाँ पे रेप्लिकेशन, जिसका रेप्लिकेशन होना है वो क्या कहलाती है, रेप्लिकॉन कहलाती है। ई कोलाई सेल जो है मोनोरेप्लिकॉनिक होती है, मतलब वहाँ पे सिर्फ एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और एक वही जो है पूरा कंप्लीट करेगा रेप्लिकेशन। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में एक से ज़्यादा रेप्लिकॉन होते हैं, तो हम लोग 2 से ज़्यादा रेप्लिकॉन होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग मल्टी रेप्लिकॉनिक बोलते हैं। तो आइए थोड़ा हम लोग जो थीटा टाइप है, यहाँ पे हम लोग थीटा रेप्लिकेशन है, क्यों थीटा रेप्लिकेशन है इसका हम लोग एक एनिमेशन देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हैं ये थीटा स्ट्रक्चर बनाना, मतलब ये सर्कुलर डीएनए था, यहाँ पे थीटा टाइप स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, थीटा टाइप। ये देखिए थीटा टाइप स्ट्रक्चर बन गया ना, तो इसीलिए हम लोग इसको थीटा रेप्लिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि जो हमारे पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, वहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ होता क्या है। वहाँ पे कुछ हमारे पास, अगर आप लोगों को ऐसे नहीं याद है तो बस आप लोग याद रखिएगा कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो होगा वहाँ पे कुछ सीक्वेंस होते हैं। तो एक हमारे पास होता है 9 मर, क्या होता है, 9 मर सीक्वेंस होता है, और एक होता है 13 मर। इस 13 मर वाले रीजन पे क्या होता है कि एडेनिन थायमिन रिच रीजन होता है। तो पहले एक हमारे पास प्रोटीन होती है डीएनए ए, ये बाइंड करता है 9 मर रीजन से। कहाँ पे बाइंड करता है, 9 मर रीजन से बाइंड करेगा, और ये क्वाइल्ड करेगा डीएनए को और आ जाएगा 30 मर वाले के पास। ठीक है, और इस 30 मर वाले रीजन पे क्या होता है कि हमारे पास जो एडेनिन थायमिन रिच रीजन है, उस वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है, उसको क्या कर देगा, उसको ब्रेक कर देगा। ठीक है, ये डीएनए, और ये यूज करेगा एटीपी। क्या यूज करेगा, एटीपी। जैसे ही ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा, यहाँ पे रेप्लिकेशन बबल बन जाती है। रेप्लिकेशन बबल मतलब मान लीजिए इस तरीके से स्टैंड है, तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से रेप्लिकेशन बबल बन जाएगा। ठीक है, रेप्लिकेशन बबल बन जाएगा। तो जब रेप्लिकेशन बबल बन गया, अब वहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, हेलिकेज। हेलिकेज आएगा, हेलिकेज यहाँ पे लोड हो जाएगा, और हेलिकेज को लोड करने के लिए भी एंजाइम होता है डीएनएसी हेलिकेज लोडर, बट आपको याद नहीं रखना है। तो आपने देखा कि हेलिकेज कब लोड हो रहा है, हेलिकेज लोड हो रहा है आफ्टर ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड और रेप्लिकेशन बबल बनने के बाद। ठीक है, और वो रेप्लिकेशन बबल कहाँ बन रहा है, इस 13 मर के रीजन पे। यहाँ पे क्या होता है कि 13 न्यूक्लियोटाइड का रिपीट होता है। ठीक है, इसलिए हम इसको 13 मर बोलते हैं। तो ये डीएनए ए क्या कर रहा है, 9 मर से बाइंड कर रहा है, और इसको 13 मर वाले के पास जो है क्वाइल्ड कर रहा है इसको, और 13 मर वाले पे जो एडेनिन थायमिन प्रेजेंट है वहाँ के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है, और ब्रेक होने के बाद रेप्लिकेशन बबल का फॉर्मेशन हो रहा है। देन वहाँ पे कौन लोड हो रहा है, हेलिकेज हमारी देख रहे हैं कि हम लोग लोड हो रहा है। ओके, फिर अब क्या होता है कि किस तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन होता है, तो हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े थे ना, क्लैंप लोडर। ठीक है, और बीटा क्लैंप क्या होता है या स्लाइडिंग क्लैंप क्या होता है, तो आइए यहाँ पे समझते हैं। ये देखिए ये क्या है, ये क्लैंप लोडर है, और येलो कलर में जो है ये बीटा क्लैंप या स्लाइडिंग क्लैंप है। ये क्या करता है, जैसे ही डीएनए पॉलीमरेज से बाइंड करेगा, ये देखिए डीएनए पॉलीमरेज से बाइंड करेगा, यहाँ पे मेन जो रेप्लिकेज एंजाइम है उससे बाइंड करेगा, उसकी प्रोसेसिविटी को बढ़ा देता है, जिससे कि हमारे पास
ईजिली और विदाउट डिटैचिंग जो है वो हमारे पास डीएनए चेन की सिंथेसिस होती है। तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं कि कैसे जो है न्यू स्ट्रैंड का सिंथेसिस हो रहा है। ये हमारे पास पेरेंटल स्ट्रैंड है, ये देखिए ये पेरेंटल स्ट्रैंड है, ये न्यू स्ट्रैंड है। कैसे यहाँ पे ये स्लाइडिंग क्लैंप है, ये मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है, यहाँ पे देखिए एक एक न्यूक्लियोटाइड आकर के जुड़ रहे हैं और पूरा का पूरा चेन सिंथेसाइज होता चला जा रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए एक स्ट्रैंड तो क्या होगा, कंटिन्यूसली सिंथेसाइज हो रही है, लेकिन एक इस स्टैंड को क्या बोलते हैं, लीडिंग स्टैंड, और एक यहाँ पे देखिए डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस हो रही है, ठीक है, ओकाजा की फ्रेगमेंट के फॉर्म में, तो इसको हम लोग लैगिंग स्टैंड बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, हेलिकेज है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है। ये क्या है, टोपो आइसोमेरेज है। टोपो आइसोमेरेज जो यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से छोटा छोटा आपको वो दिखेगा, कॉइल दिखेगा, उसको रिमूव कर रहा है, ठीक है। रिमूव करने के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड को हम ब्रेक कर रहा है, हेलिकेज ब्रेक कर रहा है। फिर हमारे पास क्या है, प्राइमेज होता है, तो ये प्राइमर लगाने का काम कर रहा है। ये जो येलो कलर में दिख रहा है आपको, प्राइमर लगा है। फिर आप देख रहे हैं डीएनए पॉलीमरेज पूरा एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें बीटा क्लैंप लोडर, ठीक है, मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम होता है। तो आप लोग इजीली इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि कैसे जो है वर्क करता है, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे कि ये बीटा क्लैंप यहाँ पे लोड कर रहा है, उसके बाद ये पूरा का पूरा चेन सिंथेसाइज हो रही है। एक में कंटिन्यूस डायरेक्शन में कंटिन्यूसली सिंथेसाइज हो रही है, इसको हम लोग लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। दूसरा डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस हो रही है, इसको लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। फिर इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या कहते हैं कि यहाँ पे सिंथेसिस हो रही थी, ये देखिए यहाँ पे कंटिन्यूस सिंथेसिस हो रहा है, किस तरीके से एक एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहा है और हमारा पूरा चेन सिंथेसाइज हो रहा है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करिएगा और समझिएगा, उसके बाद फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम देखते हैं इनिशिएशन। तो इनिशिएशन हमने देखा ना अभी, जो हमने अब डायग्राम्स या एनिमेटेड वीडियो देखे हैं उसी को यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे थियरी के फॉर्म में। तो इनिशिएशन में आपने देखा था 9 न्यूक्लियोटाइड रिपीट था, फिर वहाँ पे कौन बाइंड कर रहा था, डीएनए ए बाइंड कर रहा है और क्या कर रहा है वहाँ पे क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है। हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एटीपी की ज़रूरत होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या होता है, रेप्लिकेशन बबल का फॉर्मेशन होता है और हेलिकेज लोड होता है। और हेलिकेज लोड होने के लिए हेलिकेज लोड होने के बाद क्या करता है, ये एटीपी की हेल्प से एनर्जी का को लेकर के हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करता है, ब्रेक करता है। मतलब अब रेप्लिकेशन बबल बनने के बाद मान लीजिए हेलिकेज लोड हो गया और ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो इसको बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए, और जो उसको कहाँ से मिलेगी एनर्जी, इस एटीपी से मिलेगी, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हेलिकेज क्या करता है, एनर्जी यूज करता है। वो एनर्जी कहाँ से आती है, एटीपी से आती है, ठीक है। और उसके बनने के बाद क्या बन जाएगा, एक फोर्क लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन फोक। तो आप याद रखिएगा कि जब हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करेगा तभी रेप्लिकेशन फोक बनेगा। रेप्लिकेशन बबल को हम लोग कभी भी क्या रेप्लिकेशन फोक नहीं बोलेंगे। मतलब इनिशिएशन के समय जो डीएनए ए बॉन्ड ब्रेक कर रहा था वहाँ पे रेप्लिकेशन बबल बन रहा था, वो बबल क्या कर रहा है, वो हेलिकेज को लोड करने के लिए हेल्प कर रहा है, ठीक है। और जब हेलिकेज लोड होने के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, उसके बाद जो फोक लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं, क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन फोक बोलते हैं, ठीक है। फिर अब रेप्लिकेशन फोक बनने के बाद, ठीक है, रेप्लिकेशन फोक बनने के बाद क्या होता है, अब हम देखेंगे कि रेप्लिकेशन होता है। तो रेप्लिकेशन में क्या होता है कि 1000 बेस पेयर पर सेकेंड लगता है इकोलाई के सेल में। मतलब 1 सेकेंड में 1000 बेस पेयर जो है सिंथेसाइज हो जाता है इकोलाई के सेल में, और 100 to 200 सिंथेसाइज होता है किसके केस में, यूकैरियोटिक के सेल में। तो आपको ये भी याद रखना है कि कितने बेस पेयर 1 सेकेंड में सिंथेसाइज होता है इकोलाई सेल में एंड यूकैरियोटिक सेल में। तो इकोलाई सेल में हम देखेंगे कि जो रेप्लिकेशन फोक है वो प्रोसीड का मतलब ये होता है कि उस पर जो चेन है इस तरीके से सिंथेसाइज हो रही है। तो यहाँ पे 1000 बेस पेयर पर सेकेंड, और यूकैरियोटिक सेल में कितना हो रही है, 100 बेस पेयर पर सेकेंड जो है इस तरीके से चेन सिंथेसाइज हो रही है आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन फोक, ठीक है। अब रेप्लिकेशन फोक बनने के बाद हमने पढ़ा था एंजाइम वाले में क्या बाइंड होता है, एसएसबी, जो कि क्या करता है, दोनों स्ट्रैंड ये जो है इनको सेपरेट रखने का काम करता है, ठीक है। इस तरीके से दोनों पे बाइंड कर जाता है और सेपरेट करने का काम करता है, मतलब इनके बीच में फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड ना बन जाए। फिर प्राइमेज आता है, आरएनए प्राइमर कुछ आरएनए के न्यूक्लियोटाइड को लगाता है इस तरीके से।
फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, इसको इलोंगेट करेगा। अब हम लोग इस सेपरेट लेक्चर जो है हमारा एंजाइम वाला, वहाँ पे जाइएगा, देखिएगा कि मेन रेप्लिकेज एंजाइम कौन सा है यूकैरियोटिक सेल में और ई कोलाई सेल में। फिर ये अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखनी है कि ई कोलाई सेल में जो जनरेशन टाइम होता है वो होता है 20 मिनट का। जनरेशन टाइम मतलब डिवाइड होकर के ये एक सेल से 2 सेल में बन जाना, और मेन रेप्लिकेशन टाइम होता है इसमें 38 मिनट का। लेकिन यहाँ पे ये दोनों जो होते हैं वर्चुअली कांस्टेंट, मतलब 20 मिनट में ही क्या होता है कि डिवाइड भी हो जाता है, रेप्लिकेशन हो जाता है। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि सेकेंड डिवीजन स्टार्ट होने से पहले ही या सेकेंड रेप्लिकेशन स्टार्ट होने से पहले ही या फर्स्ट रेप्लिकेशन कंप्लीट होने से पहले ही सेकेंड रेप्लिकेशन हमारा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब जो हमारे पास ये नई सेल डॉटर सेल बनेगी, इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसमें कुछ न कुछ पार्ट रेप्लिकेट हो चुका है डीएनए का, मतलब सिर्फ उतना ही पार्ट रेप्लिकेट होना है जितना जनरेशन टाइम लेगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि सेकेंड रेप्लिकेशन स्टार्ट हो चुका होता है फर्स्ट रेप्लिकेशन कंप्लीट होने के पहले ही, जिससे कि इन दोनों में जो टाइम होता है वो कांस्टेंट। लेकिन अगर हम लोग इंडिविजुअली देखें रेप्लिकेशन टाइम कितना होता है ई कोलाई सेल में 38 मिनट का, और जनरेशन टाइम होता है कितना 20 मिनट का। लेकिन जब हम लोग मेसेल्सन स्टॉल वाले एक्सपेरिमेंट में देख रहे थे, वहाँ एक जनरेशन टाइम ही बस दिया था, वहाँ रेप्लिकेशन टाइम नहीं दिया था। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रेप्लिकेशन पढ़ रहे थे। इसका मतलब यही था कि सेकेंड डिवीजन मतलब जैसे ही फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट होता है वहाँ पे हमारे पास हाफ रेप्लिकेशन हो चुका होता है और हाफ ही होना होता है लगभग। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो टाइम होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। साथ ही साथ यहाँ पे हमारे पास एक से ज़्यादा रेप्लिकेशन फोर्क होती है। क्या होता है, अगर क्या हो कि एक से ज़्यादा रेप्लिकेशन फोर्क हो एक ही क्रोमोसोम को, एक ही क्रोमोसोम पे, तो ऐसे रेप्लिकेशन को हम लोग बोलते हैं डाइकोटोमस रेप्लिकेशन। ठीक है, मतलब मोर देन 2 रेप्लिकेशन फोर्क ऑन सिंगल क्रोमोसोम एंड दिस प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन नोन एज डाइकोटोमस रेप्लिकेशन। तो आपको ये भी याद रखना है कि डाइकोटोमस रेप्लिकेशन, एक बार आया है क्वेश्चन व्हाट इज डाइकोटोमस रेप्लिकेशन। इसका मतलब ये है कि अगर एक क्रोमोसोम पे 2 से ज़्यादा रेप्लिकेशन फोर्क हो, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे अगर इस तरीके से कोई डीएनए है और सिर्फ हेलिकेज उसको हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है, तो यहाँ पे एक रेप्लिकेशन फोर्क और ये दूसरा रेप्लिकेशन फोर्क। तो ये पूरा का पूरा अगर मान लीजिए एक क्रोमोसोम है तो इस पर सिर्फ 2 ही रेप्लिकेशन फोर्क। लेकिन अगर क्या होगा, 2 से ज़्यादा रेप्लिकेशन फोर्क हो जाएंगे, तो इस तरीके के रेप्लिकेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, डाइकोटोमस रेप्लिकेशन।